बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। जब से बानी पीटीआई जेल के अंदर है, मीडिया के अंदर ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि इस वक्त की जो हुकूमत है उसको पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन इस तरह की सूरत हाल के अंदर ये सवाल सबसे अहम है कि उस मुलाकात का एजेंडा क्या हो, उस मुलाकात के कंटेंट्स क्या हों कि जिनके ऊपर दोनों पार्टीज़ बैठ के बात करें। और जब इस तरह की डिस्कशन उभरती है, सामने आती है, तो फिर दोनों तरफ से मुख्तलिफ़ तरह के बयानात सामने आते हैं। मसलन बानी पीटीआई पहले ये कहते रहे हैं कि जी मैं जो सियासी हुकूमत है उससे मुज़ाकरात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा, मैं बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा। तो जब एक फ़रीक दूसरे फ़रीक के साथ बात ही नहीं करना चाह रहा, तो फिर बात किस तरह से आगे बढ़े या बात किस तरह से मुमकिन हो। इसी तरह की सूरत हाल के अंदर फिर हमने ये भी देखा कि जी महमूद अचकज़ई साहब को डायलॉग के लिए या बातचीत के लिए मुकर्रर कर दिया गया कि वो नून लीग के साथ या मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत करें, ताकि जो यानी ये सवाल उठाया जा रहा है कि दोनों पार्टीज़ आपस में बातचीत नहीं कर रही, तो एटलीस्ट बातचीत का आगाज़ तो हो। लेकिन फिर बानी पीटीआई की तरफ से बयान सामने आया है कि जी मैं देख रहा हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब के ज़रिए से मुझे कौन सी पेशकश की जाती है, तो उस पेशकश के ऊपर मैं गौर करूँगा और उसके बाद फिर कुछ सोचूँगा कि जी ये मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए या नहीं। जबकि दूसरी तरफ जो नून लीग की सूरत हाल है, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगरचे कुछ यानी रहनुमा ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। इरफान सदीकी साहब जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारी पार्टी के अंदर ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये नवाज़ शरीफ साहब की भी यही सोच है, इसलिए कि वो समझते हैं कि जो पीटीआई की गुफ्तगू है और उनका जो भी बयानिया है उसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, तो लिहाजा उनके साथ बातचीत ना की जाए। इस तरह के माहौल के अंदर क्या हो, किस तरह से बात आगे बढ़े तो फिर एजेंडा क्या हो, आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और इसके अलावा मियाँ शहजाद फ़ारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। राना साहब, आपकी तरफ आते हैं। इरफान सदीकी साहब की तरफ से ये बयान सामने आना कि जी हमारी पार्टी के अंदर इस तरह की कोई सोच मौजूद नहीं है कि हम पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का नाम लेके कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब की भी यही सोच है। दूसरी तरफ जो बानी पीटीआई हैं वो भी कुछ इसी किस्म की खुशफहमी का शिकार हैं कि जी मेरे साथ बात करनी है तो कोई पेशकश लेके आएँ और कोई ऑफ़र लेके आएँ, तो फिर बात किस तरह से आगे बढ़े, और बात आगे जो बढ़े तो फिर उसका एजेंडा क्या हो, किन मामलात के ऊपर बात की जाए, कुछ इसके ऊपर वजाहत दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ जो दो जहानों के मालिक हैं, जो अव्वल व आखिर हैं। और शेख साहब, ये आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग होते रहे हैं और ये सिलसिला रुकता नहीं, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। आज अगर स्पीकर कौमी असम्बली के पास मीटिंग होती है तो ये अपोजिशन के मेंबरान मौजूद होते हैं, और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है वहां भी उनके ये मेंबर हैं मौजूद होते हैं। और जब आपके बकौल इमरान नियाजी ने जो महमूद अचकज़ई साहब को टास्क सौंपा है तो पहले हमारे पास फैसला आ जाए, तो ये होता नहीं। हमेशा टेबल टॉक होती है, डिस्कशन होती है, पॉइंट्स रेज होते हैं, गुफ्तगू होती है, और उसके बाद आफ्टर डिस्कशन कुछ पॉइंट जो होते हैं उन पर मैं समझता हूं इख्तिलाफ राय के बाद फैसला होता है। और यही हर जगह पर टेबल टॉक का। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब ने कब हमें कहा, कब उनको टास्क मिला, ये तो कई महीने हो चुके हैं, और उनके टूल को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पीटीआई के तो तमाम जो ऑफिस बेरर हैं,
वो पार्लियामानी लीडर हों या उनके कैमकाम चेयरमैन हों, तो वो और न्याजी साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग करने हैं और हमें हुकूमत दी जाए। और किस एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं? शायद ये उसी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं जिनको ये मीर जाफर, मीर सादक कहते रहे, जिनको ये न्यूट्रल कहकर जानवर के अलकाबात देते रहे, जिनको ये चौकीदार कहकर चोर कहते रहे। तो शायद उसी एस्टैब्लिशमेंट के पास ये जाना चाहते हैं। और जो 4 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो DGISPR साहब तो करते रहते हैं, लेकिन एक DGISI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि रात के वक्त हमारे साथ मिलने के लिए आते हैं, सुबह हमें ये अलकाबा देते हैं, हम रात को चेंज हो जाते हैं या सुबह को चेंज होते हैं, वही होते हैं। इसलिए मैं करना चाहता हूं सही कि आज हकायत वाले हैं। 9 मई का कैलेंडर करने वाले आप किस तरह सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो तो तमाम सही, ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। लाइव वीडियो मौजूद है शहजाद, इसलिए मैं जी ठीक है राणा साहब, ठीक है। शहजाद फारूक साहब, जी बानी पीटीआई ने ये कहा कि जो है नून लीग के साथ मुज़ाकरात का मतलब ये है कि हम फ्रॉड इलेक्शन को तस्लीम कर लें, तो ठीक है फिर मुज़ाकरात ना करें, लेकिन फिर महमूद अचकज़ई को किस लिए मुतय्यन किया गया है? जी, मुल्क की हालात जो इस टाइम जा रहे हैं, बिल्कुल ये एक हमारा जो मुल्क है ये एक मौत के कुएं की तरफ जा रहा है। इसलिए टॉप की जरूरत है। हम इनके साथ टॉप करना चाहते हैं, इनके साथ नहीं। हम हमारे लीडर का जो पैगाम, जो मैसेज है कि वो जो इनके मालिक हैं, जो इनको बनाने वाले हैं, जो इनको हुकूमत में हर साल मतलब लेके आए हैं, हम उनके साथ बात कर रहे थे। लेकिन ये अचकज़ई साहब ने फैसला किया कि हम इनके साथ मिलके बैठ के बातचीत करते हैं, आगे मुल्क को लेके चलना और उसका कोई अच्छा रास्ता ढूंढते हैं। तो रही बात दूसरी कि अगर इमरान खान ने वजीर आजम बनना होता एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के, तो वो 8 फरवरी को ही हम बन सकते थे। हमारे पास पीपल्स पार्टी की ऑप्शन थी। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप इस मुल्क के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर आप ये स्टेटमेंट तो ना दें कि इनके साथ मुज़ाकरात करना तो गोया इसके मुतरादिफ है कि जैसे फ्रॉड इलेक्शन को तस्लीम करना। जी, ये देखें, इनके बस में कुछ नहीं है। इनके साथ मुज़ाकरात क्या करें? आज हम मुज़ाकरात करेंगे, कल इनको ऊपर से हुक्म हो जाएगा ये नहीं करना, ये कर दो, तो वो बिल्कुल ये तो आउट हो जाते हैं बात पे। ये ऑन कैमरा कुछ और हैं और ये टेबल टॉक कुछ और बात करते हैं। ये एक बात पे ये भी नहीं खड़े नहीं रहते एक जगह पे। तो इनके साथ इसीलिए हमारे लीडर ने अचकज़ई साहब को ये बिल्कुल टास्क दे दिया है कि वो जो भी फैसला है वो इंशाल्लाह इस मीटिंग में जो उनको मुनासिब लगता है वो करेंगे। जो हमें मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए जो बेहतर चीज होगी हम वो करने के तैयार हैं कि जिसमें पाकिस्तान को नुकसान ना हो सके। जी सी, हमें इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बानी पीटीआई और नून लीग के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके दरमियान डायलॉग के हवाले से जो इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है इसके ऊपर बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अरशद साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और शहजाद फारूक साहब। राना साहब, आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई ने ये कहा कि अगर मुझे महमूद अचकज़ई साहब के तवस्सुत से कोई ऑफ़र आती है, कोई पेशकश आती है, तो फिर मैं उसके ऊपर सोचूंगा और फिर जो डायलॉग का वो रास्ता है उसे मैं खोलूँगा और इस तरह से मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। वो किस किस्म की ऑफ़र या पेशकश जो है वो उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी तवक्को कर रहे हैं? आपके जहन में कुछ आता है कि हमसे वो यानी ये तवक्को रखते हैं? शेख साहब, गुजारिश ये है, महमूद अचकज़ई साहब को तो सिर्फ एक टूल के तौर पर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस तरह के 2.5 लाख के पहले कमेटियां बनती रही, कभी असद कैसर परवेज खटक की शक्ल में हमारे पास आते रहे, उसके बाद फिर 3 रुकनी कमेटी बनती है और गौहर साहब को अख्तियार दिए जाते हैं, फिर वापस लिए जाते हैं।
तो जब ये बार बार एस्टैब्लिशमेंट से एनआरओ मांग रहे हैं और अपने किए धरे की सजाओं की सरेआम माफी भी मांग रहे हैं, तो फिर मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कौम से माफी मांगे, ये अल्लाह ताला की जात से माफी मांगे कि जो 4 साल में जो इन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया, जो चलते फिरते हंसते बसते पाकिस्तान को वीरान किया, और 2016-17 में जो साजिशें की गई, जो जाली सादिक और अमीन के अलकाबात लिए गए, और आज वो देने वाले और देने लेने वाले दोनों अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके हैं। आफ्टर जालसाजी पकड़ी जाती है और ये किस एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना चाहते हैं जो 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम बिठाकर उसके नतीजे में ये हमारा मैंडेट चोरी करने वालों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था और फिर वही मुल्क की तबाही और बर्बादी का सबब बना। आज की मुल्क के अंदर महंगाई की जिम्मेदार यही टोला है जो 2013-14 में उन्होंने लंदन प्लान किया था और हमारी हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ मुज़ाकरात भी करते थे, फिर धरने भी दे दिए। आज हम बिल्कुल चाहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन ये 9 मई का ये मोदी का एजेंडे पर अमल करके पाकिस्तान की अस्करी क्यादत कोर कमांडर ऑफिस हो या बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का घर हो या GHQ हो या 250 जगह पर हमले करके, ये तो हमारा दुश्मन हमारा मुल्क का नुकसान नहीं कर सका, सोले ने किया, कहते भी हैं और अब एनआरओ भी मांगते हैं भी। अगर तुम्हें कोई फिक्र नहीं तो परेशानी का दी। हाँ, 8 फरवरी को जो ब्लंडर हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 14, 15, 16 स्केल के आरओ लगाकर वहां पर जाली मैंडेट दिया और आज वहां पर हुकूमत में है, गवर्नमेंट के अवाम के टैक्सेस को अनजाए कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। बानी पीटीआई ने यह कहा कि अगर 9 मई का यानी उसका फैसला हो जाता है तो मौजूदा जो सियासी हुकूमत है ये भी खत्म हो जाएगी, इनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे, वो जो केस है वो तो आप लोगों के अगेंस्ट है, आप लोग जेलों में पड़े हुए हैं, आपके वर्कर्स जेलों में हैं, तो उसका अगर फैसला होता है तो आप लोगों को ये कैसे यानी श्योरिटी है कि वो आप लोगों के हक में आएगा, जबकि विजुअल तो कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं, अगरचे उसका फैसला आना बाकी है। तो इनकी हुकूमत कैसे खत्म हो जाएगी और इनकी सियासत कैसे खत्म हो जाएगी? वो तो फैसला आप लोगों के खिलाफ भी आ सकता है, फैसला खिलाफ भी आ सकता है। आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जुडिशली सिस्टम चेंज होने वाला है, उस पर हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हमने सड़कों पे निकलना है। हमारे ये एक हम जिधर जलसा रखने की कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं, इनकी टांगें काम जाती हैं और ये इसीलिए हमें किसी जगह पे जलसा नहीं करने देते। इनसे हुकूमत नहीं चल रही। इमरान खान का आउट ऑफ कंट्री में पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी हुकूमत आए और हम वहां पे इन्वेस्ट करें। इन चोर और डाकुओं के ऊपर कोई बंदा इत्मीनान और ट्रस्ट करने के ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं है। तो रही बात ये 9 मई वाली, 9 मई जो ये सारी नून लीग 9 मई को लेके घूम रही है, 9 मई में हमारा कोई किरदार नहीं है, हमने 9 मई नहीं की। ये जो छोटी शहजाद साहब, आपने जो अभी गुफ्तगू की है उसके अंदर बड़े सवाल हैं। मसलन ये कि आप कह रहे हैं कि जी जुडिशरी के अंदर तब्दीलियां आने वाली हैं तो आपकी कोई पसंद का जज आ जाएगा, तो ये यानी ये किस तरह की बात है? जो जजेस होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, जो जिसने जुर्म किया होता है उसको सज़ा देते हैं, वो कानून और जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं उनको देखते हैं। और फिर इसके अलावा आपने जलसे की बात की है, जलसे के हवाले से बड़े मुतज़ाद बयानात थे आपकी पार्टी के अंदर। अलीमा खान साहबा कुछ और कह रही थी, गंडापुर साहब कुछ और कह रहे थे और जो दीगर रहनुमा हैं वो कुछ और कह रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था जलसा कैंसिल क्यों हो गया। इवन के पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको नहीं पता चल रहा था कि जलसा कैंसिल कैसे हो गया। तो आप लोगों ने इन पे डाल दिया कि जी आप लोगों का जलसा जो है ये नहीं होने दे रहे। देखें, इन्होंने कमिश्नर साहब ने इन्होंने रात को लेटर हमें जारी किया है हमारा जलसा कैंसिलेशन का, कि यहाँ पे आप जलसा नहीं कर सकते। फिर पूरी हुकूमत के अलग अलग टोले, नून लीग अलग से, पीपल्स पार्टी अलग से, पीटीआई की सीनियर क़यादत के पांव में गिरे रहे हैं कि सुबह खुदा के लिए किसी तरह जलसे को रोकें।
हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये आप 8 वाला रोक लें इंशाल्लाह, तो सितंबर में आप जलसा कर लें। 8 सितंबर की इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया और वादे किए और पाँव में गिरे हैं। और उसके बाद हमें कहीं और से भी हमें कुछ लोगों ने, ऊपर सीनियर की आदत ने और भी कुछ लोगों ने हमें कहा कि ये आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो आज का दिन आप रुक जाएं। सही राणा साहब, आप लोगों ने जलसा इनका मुलतवी करवाया था और अगला जलसा हो लेने दें इनका, जो 8 सितंबर को होने जा रहा है। ये कब से इतने फरमाबरदार हो गए कि ये हमारे कहने पर अमल शुरू कर दिया? यार यही 2 नंबरी है। वो हलीमा खान न्याजी की हकीकी सिस्टर है, वो कहती है ये 2 नंबर टोला है। रात को किसने पैगाम दिया और 7 बजे न्याजी नहा धोकर बैठा हुआ था जैसे दावत वलीमा खाने जाना है। ये टोला है। और आजम स्वाति ये सुबह 7 बजे जेल कैसे खुल गई? ये पाँव पड़ रहे थे कि हमें हमारी जान छुड़ाने लोग नहीं आएंगे। यार इशू ये है, अगर शेख साहब मुझे बता दें कि जलसा जो उन्होंने मुलतवी किया तो रात को स्टेज लगा था, रात को इंतजाम हो गए थे कि सुबह जलसा होना है? नहीं हुए थे। ये तो पहले ही भाग चुके थे, क्योंकि ये भागने वाला टोला है। ये शहजाद अकबर, ये जुल्फी बखारी, ये शहबाज गिल जैसा ही टोला है कि जो भाग चुके हैं, अब ये जेल से भागना चाहते हैं। और ये रात को छुप छुप के इनसे मुलाकातें करते हैं। यही कौम के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि ये वारदातिया टोला है। सही, बिल्कुल सही, ठीक है राणा साहब। 190 मिलियन पाउंड का डाका पकड़ा गया। ये उस डाके के रंगे हाथों पकड़े जाने वाले डकैत गैंग हैं। सही है। ये हमें बातें करते हैं भाई, हम तो इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह दिवालियापन से बचाया है। ठीक है राणा साहब, तो गरीबों को बिजली में रिलीफ दे रहे हैं। राणा साहब आपका मौक़िफ़ आ गया है। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला टोला है। ठीक है राणा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। शहजाद फरूख साहब कुछ कहना चाहेंगे, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? 2 माह के लिए, जो 2 माह के लिए ये इन्होंने दिया है, ये रिलीफ नहीं है, ये भीख दी है। और भीख में हर बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये बिल शहजाद फरूख साहब जलसे के हवाले से, या जो राणा साहब ने कहा है उस हवाले से रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? हम उसकी तरफ भी आ जाएंगे। जो बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया है 2 माह के लिए, अभी डिस्कशन जलसे के हवाले से हो रही है। आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो प्लीज, वरना मैं आपको एक और नया सवाल देता हूँ। देखें, जलसे के हवाले से ये हमें 1 दिन पहले इन्होंने हमारा नोटिफिकेशन, जो हमें इजाजत मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, कमिश्नर इस्लामाबाद रावलपिंडी ने हमें वो हमारा कैंसिल किया और हमें वहां पे 2 दिन पहले से पुलिस खड़ी कर दी और वहां पे पानी के टैंकर लगा के और उसको छप्पड़ बना दिया। उस ग्राउंड को इन्होंने वहां पे पानी खड़ा कर दिया। उसके बाद ये पूरी नून लीग के अलग अलग टोले हमारी अलग अलग सीनियर लीडरशिप से मिले। सुबह 7 बजे, आप सोच सकते हैं, हम तो 7 बजे जाते हैं तो 1 बजे हमारा नंबर आता है और हमारी मुलाकात करवाते हैं। सुबह 7 बजे ये इतने डरे हुए थे, ये हुकूमत बुला गई थी कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकलने वाला है, तो किसी तरह इमरान खान के पांव पड़े। ये जाके 7 बजे इन्होंने जेल के दरवाजे हमारे लिए खुलवाए। हमारी सीनियर लीडरशिप वहां पे मिली और इनको हमने इनकी बात मानी, सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद की खातिर। सही राणा साहब, इसके अंदर कुछ सच्चाई है? वाकई आप लोग थोड़े से फिक्रमंद थे, परेशान थे कि अगर जलसा हो गया तो उसका कुछ और भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? शेख साहब, हमें किसी के पांव पड़ रहे हैं। ये हमारे और एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ रहे हैं। और यार हमारे कहने पर न्याजी तैयार होकर बैठ गया था 7 बजे। इतना फरमाबरदार कब से हो गए? ये तो टोला मफाद प्रस्त का, और अपने आप को बचाने के लिए खुद पेशकश कर रहे हैं कि हमारे जलसे को पोस्टपोन करें। यार जिसने जलसा करने होते हैं वो इंतजामात करते हैं। रात के इनके इंतजामात मुझे स्टेज बताएं। पानी छोड़ दिया, कौन सा पानी, किसने छोड़ दिया? मैं तो खुद उस दिन इस्लामाबाद था, किसी सड़क पे पानी नहीं छोड़ा। और आपके कंटेनर, आपका स्टेज कहां पे लगा था जो हमने हटा दिया? और आजम स्वाति और
गौहर साहब को हमने रात को, वो पिशावर से रात को 2-3 बजे जागे तैयार होके वो 6-6:30 बजे जेल के गेट पे थे, क्योंकि ये यूटर्न और झूठों का एक टोला है मेरे भाई। ये करते जलसा, किसने रोका? और अगर आप देखें जमात इस्लामी ने किया, हमारे साथ मुज़ाकरात होते रहे, बाकी भी मजहबी और सियासी पार्टियां करते हैं। कारकुन जो जुर्रत वाले कारकुन होते हैं वो रोड पे आते हैं, इनकी तरह भगौड़े नहीं होते कि इनका शहजाद अकबर भी भाग गया लंदन, और शहबाज गिल भी भाग गया, माइल यूसुफ भी भाग गया, ठीक है, और ये मराज सईद भी भागा हुआ है, और ये हमाद अजहर भी छुप के भागा हुआ है। ये कैसा टोला है? ये तो बम पड़ रहा है। तो शहजाद फारूक साहब, ये जो 8 सितंबर का जलसा है, ठीक है राना साहब, हमारे खिलाफ जैसे हमने अदम एतमाद करके शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, ये भी अदम एतमाद करें, ये हिम्मत करें, ये जुर्रत करें। ये 9 मई वाले हैं वारदातिया ग्रुप। ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट आ गया, ताकत बनाने वाले हैं। राना साहब आपका पॉइंट आ गया। शहजाद फारूक साहब, क्या लग रहा है इस वक्त जो आपका 8 सितंबर का जलसा है वो यकीनन होके रहेगा? फुल तैयारियां चल रही हैं उसकी? अल्हम्दुलिल्लाह उसे ये नून लीग का बाप नहीं, तो उसका एजेंडा क्या है? जलसे का एजेंडा क्या है बेसिकली? उसके अंदर क्या आप लोग पेश करेंगे? आवाम के साथ क्या शेयर करेंगे? क्या उनको बतलाएंगे? मुल्क इस टाइम बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुल्क की मुआशी तौर पे जो हालात हैं आपके सामने हैं, ये बार बार IMF के कदमों में जाके गिरे हुए हैं। ये इनसे शहजाद साहब, IMF के पास आप भी गए थे। अगर मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है तो पिछले चंद हफ्तों की खबरें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, एक मोडीज है और एक फिच रिपोर्ट है। इसके अलावा हमारा जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी भी एक रिपोर्ट आई है, वो सब उसके अंदर मस्बत अशारिये हैं। यानी ये आज की खबर है कि पाकिस्तान में 3-4 साल के बाद, यानी 2018 के बाद पहली मरतबा जो है जो अफरात ज़र है या जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट में आई है, वो 10 से नीचे आई है। वो तो 23-24 में फिर रही थी पिछले 3-4 सालों के दौरान। तो यानी 3-4 माह के दौरान बड़े अच्छे और मस्बत इशारे मिल रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। देखें, वो अल्लाह की तरफ से मुल्क पे जो अजाब नाजिल हुआ वो कोरोना की वजह से हमारे फिर भी अपने मुल्क को संभाला हमारे लीडर ने। अगर इसकी जगह इमरान खान की जगह कोरोना दौर में कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग या ये PDM वाले सब मिलके इकट्ठे हो जाते तो इन्होंने अब तक इतना कर्जा ले लेना था कि जिस तरह मुल्क पहले दिवालिया हो चुका है, वो मुल्क इन्होंने बेचकर भाग जाना था, इतने कर्जे उठा लेने थे। वही मैंने बात की कि आपकी हुकूमत ने भी सबसे बड़े कर्जे लिए, रिकॉर्ड कर्जे लिए। कर्जे सारे ही लेते हैं, तो आप इस बात के ऊपर तो ना आए कि इन्होंने कर्ज लिया। कौन सी ऐसी सियासी जमात या हुकूमत थी जिसने कर्जा नहीं लिया? देखिए, हमने कोरोना की वजह से, लेकिन हमारा लीडर जो इमरान खान है वो तो बिल्कुल इस प्लान में नहीं था कि हम कर्जा लेके चलेंगे। आपको पता है कि वो तो पूरी दुनिया उसके ऊपर इत्मीनान, वो तो साल 1.5 साल डिसाइड नहीं कर सका। उससे भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ कि अगर कर्जा लेना था तो फौरी तौर पे उसमें चले जाते, तो उससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी और अंदर की जो सूरत हाल थी माशी, वो खराब हो गई। राना साहब आपकी तरफ आते हैं। ये तो फिर इस तरह से एक तरह से स्टिफनेस है दोनों तरफ। ख्वाजा आसफ का बयान, इरफान सदीकी साहब का बयान कि जी हम लोग इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उधर से इमरान खान कह रहे हैं कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, कोई पेशकश लेके आए, कोई ऑफर लेके आए। तो एक तरह से दोनों स्टैंड स्टिल की सिचुएशन के ऊपर खड़े हुए हैं। तो फिर बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। एजेंडा क्या होगा बात का, ये भी अभी डिसाइड होना बाकी है। शेख साहब, हम मुज़ाकरात करते हैं सियासी लोगों से, और अगर क्योंकि ये अगर NRO की तलाश में मारे फिर रहे हैं और ये पांव पड़ नहीं रहे, ये पांव में गिर चुके हैं। उसी तरह जब DGISPR ने चंद महीने पहले कहा था कि हम अदारे की बेहतरी के लिए, मुल्क की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, सियासी हमारा रोल नहीं, लेकिन ये नियाजी एंड कंपनी अदम इत्मीनान के बाद भी जनरल बाजवा साहब से मिलते रहे। वो दांतों वाले डॉक्टर के हेडक्वार्टर पर प्रेसिडेंसी में डॉक्टर आरिफ अलवी के दफ्तर में और भीख मांगते रहे कि हमें हुकूमत लटा दो, ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे। और उसके बाद फैज हमीद के से क्या क्या नहीं इन लोगों ने करवाया।
ये मुल्क की तबाही और बर्बादी, ये झूठे सादक और अमीन के अलकाब राणा साहब, हमें एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। फैज हमीद के जरिए जुडिशरी को अंडर प्रेशर करते रहे। हम 2.5 लाख करना चाहते हैं, लेकिन ये 9 मई को इन्होंने मुल्क के साथ एजेंडे पर अमल किया, उसकी माफी मांगे। ठीक है राणा साहब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। को गिराया है राणा साहब, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए। आज़ाद फारूक साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया हुआ है राना मोहम्मद अरशद साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शहजाद फारूक साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपके लीडर और आपकी पार्टी के हवाले से अक्सर लोग यानी जिस इस्तारे को मंसूब करते हैं वो है जी यू टर्न, ये यू टर्न वाले हैं। उसकी वजह है कि आप लोगों ने बहुत स्टांस बदले हैं माजी के अंदर। आज कुछ बात की, कल उससे फिर गए, फिर अगले दिन कुछ और बात की। लेकिन ये जो आपके लीडर हैं बानी पीटीआई, उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात की है और नून लीग को ये कहा है कि जी वो यू टर्न के हवाले से उनका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर आने वाला है। और वो किस वजह से आने वाला है? इस वजह से कि जी वो पहले तो वोट को इज्जत दो और अब जो है वो बूट को इज्जत दो का नारा उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये तो बहुत डेरोगेटरी है। यू टर्न तो आप लोगों से मंसूब है, आप लोग जबकि नून लीग को इस हवाले से ब्लेम कर रहे हैं। और फिर ये किस तरह से, यानी आप लोगों ने कहा कि जी पहले ये वोट को इज्जत दो कहते थे, अब ये बूट को इज्जत दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब साफ साफ है। मरियम नवाज ने कहा था कि वो रास्ता हमें भी आता है, उस रास्ते पे हम भी जा सकते हैं, वो बहुत आसान है। तो वो इनके लिए बहुत आसान है। ये बूट पॉलिश कर रहे हैं, ये अब कर रहे हैं, ये पिछले कई सालों से बूट पॉलिश करते आ रहे हैं। ये इमरान खान की तरह बहादुर लीडर नहीं ऐसा हो सकता कि जो आज भी जेल में बैठ के बीमार नहीं हो रहा, लंदन भागने की तैयारी नहीं कर रहा, वो आज भी जेल में बैठ के कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ, जीऊंगा भी पाकिस्तान और मरूंगा भी पाकिस्तान। इनकी तरह नहीं है कि अभी नवाज शरीफ साहब के अभी से प्लेटलेट नीचे होने लग गए हैं, बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, अब भागने वाले हैं। इंशाल्लाह ये 2 से 3 माह के अंदर अंदर ये भगौड़े आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे चलना है। पाकिस्तान में खुदकुशियां हो रही हैं, पाकिस्तान में लोग नहरों में, नालों में छलांगे मारे हैं, लगा रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। देखें, बूट पॉलिश तो ये कर रहे हैं, हमारे पीछे लगे हुए हैं 9 मई करवाने वाले भी ये लोग, क्योंकि इन्होंने हुकूमत लेनी थी। हमें हुकूमत का इतना लालच होता है, इमरान खान वजीर आजम बनने का। इन्होंने आप लोगों से 9 मई कैसे करवा लिया? आप लोगों के अंदर क्या इतनी कुछ सियासी फहम और फिरासत नहीं थी कि जो कुछ आप लोग को आपको नून लीग कहती जा रही थी, आपकी लीडरशिप और आपके वर्कर्स वही करते जा रहे थे? ये भला क्या बात हुई कि नून लीग ने आपसे 9 मई करवा लिया? इन्होंने हमसे 9 मई हमारे लोगों को ये वहां पे भटका के लेकर इन्होंने कहा चलो चलो, इनके बंदे थे और भी कुछ डिपार्टमेंट के लोग वहां पे मुलव्वस थे। लाए ना ये सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट, क्यों नहीं लाते वो वीडियो? इनको पता है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाना है, दूध और पानी सामने आ जाएगा। ठीक है शहजाद साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या मैं सवाल करूं एक नया? शेख साहब, कोई शर्म होता है, कोई हया होता है? खुद न्याजी ने कहा जेल से चंद दिन पहले कि कोर कमांडर ऑफिस और जीएचक्यू के बाद मैंने लोगों को भेजा। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो लीड कर रही थी, वो मियां महमूद रशीद, वो एजाज चौधरी, वो लीड कर रहे थे। और न्याजी का भांजा कोर कमांडर ऑफिस के बाहर आपने वतन के फौजियों की पैंटों को लहरा रहा था और मोदी के झंडे पे अमल कर रहा था। ये इतने बड़े झूठे हैं, शायद इन्होंने अल्लाह ताला का खौफ ही नहीं, इतनी दीदा दिलेरी से बेशर्मी और बेहयाई के साथ झूठ बोलते हैं कि न्याजी इकरार जुर्म कर चुका है और बाकी कहते हैं हमें। ये इतने फरमाबरदार हैं तो इनको शायद आंधों को नजर नहीं आता। जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की 2 शख्सियत के बावजूद गिरफ्तार किया गया, जब 2017 से एक जाली आर्डर के जरिए निकाला गया बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में, तो हमने तो कोर कमांडर ऑफिस, जीएचक्यू या शोहदा की यादगारों पर हमले नहीं किए। ये क्योंकि मोदी के पास 2015 में ये टोला गया था, वहां से डायरेक्शन लेकर। और जो प्रोफेसर
डॉक्टर असरार ने बात की थी, हकीम सईद ने बात की, ये वो टोला है जो जिसके तीनों बच्चे लंदन में बैठते हैं और वहां से बैठकर भी डोनेशन आता है, और यहां बैठकर जो बहादुर और हिम्मत और जुर्रत करके अफवाजे पाकिस्तान के बेटे सरहदों को महफूज करते हैं, ये उनको बदनाम करने के लिए बैरूनी एजेंडे पे अमल करते हैं। और जूते ठीक है राणा साहब, आपकी आवाज कट के आ रही है। डालने हैं। ठीक है राणा साहब, आपकी आवाज कट के आ रही है। जूतों से करना चाह रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि तमाम अदारे काबिल एहतराम, लेकिन ये जब मीर और जाफर मीर सादक कहते हैं, जब ये बैरूनी एजेंडे पर अमल करते हैं, तो फिर क्यों भूल जाते हैं? आज 190 मिलियन पाउंड के डाके में गिरफ्तार है, तोशा खाना के केस में गिरफ्तार है। ये तो बदनामे जमाना और पाकिस्तान की सियासत पर बदनमा दाग है। यार सियासत में सब कुछ होता है, लेकिन इस तरह के टिकेटिया। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है? शाम के बाद थाने बंद, वहां पर एजुकेशन नाम की चीज को नहीं, हेल्थ का बिड़ा गर्क करके सारा फंड। शकील खान इनका मिनिस्टर है जिसने निशानदेही की कि ये इमरान न्याजी का टोला जो है शाहजपुरी, ये सारा करप्शन कर रहा है, उसको फर्क कर दिया। फिर आतिफ खान ने बात की कि ये गंडापुरी और पूरा टोला करप्शन करके जेल में पैसे पहुंचा रहा है, उसको फर्क कर दिया। तो ये वो भी हमारे कहने पर इन्होंने फर्क किए हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के पांव पर है। और आज जो कोर कमांडर मीटिंग हुई है, राणा साहब, इस कोर कमांडर मीटिंग के हवाले से आपसे फिर पूछेंगे। आपकी आवाज कट के आ रही है और हमारे जो नाज़रीन है उनको समझ नहीं आएगी। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपकी पार्टी का अगर एक भी कारकुन जो है वो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलविस था, तो फिर आप लोग रिस्पॉन्सिबल तो हैं, आप लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, अगर एक भी मुलव्वस था तो वो खान साहब ने कहा हुआ कि अगर एक भी मुलव्वस है तो हम उसे पार्टी से भी निकालेंगे और आपका साथ भी देंगे। लेकिन जो लोग हमें बरगला के हमारे लोगों को अंदर लेके गए हैं, वो यही टोला है सारा। ये देखें, इनको डर और खौफ इनका देख लें कि आज शहजाद साहब, और जिस तरह से राणा साहब ने भी जिक्र किया, यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियोस मौजूद हैं, उसके अलावा जो दीगर पॉलिटिशियंस हैं आपकी पार्टी के, उनकी भी ऑडियोस मौजूद हैं। ये तो खैर चूंकि सबजुडाइज है ये वाला केस, उसका फैसला होना है, लेकिन कुछ चीजें सामने भी हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मैंने ये बात की है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसे जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये सबसे पहले मेरा छोटा भाई है मियां अब्बास फारूक, जिसकी ये सबसे पहले रिकॉर्डिंग चली, और वो उस रिकॉर्डिंग में जो कॉल रिकॉर्डिंग में कहा गया कि जी डॉक्टर यास्मीन ने इजाज चौधरी का हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगा दो, वो मेरा छोटा भाई है जिसकी वो कॉल वीडियो चल रही है। वो अभी भी 9 मई के केस में अंदर है, लेकिन वहां पे आप ये भी सुन रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन कह रही है कि कोई को अंदर कोर कमांडर हाउस के अंदर हमारा वर्कर नहीं जाएगा, हमारा वर्कर कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं जाएगा। देखें, वो जो मेरे भाई की वीडियो है मियां अब्बास फारूक की, सॉरी, वो कॉल रिकॉर्डिंग वो जैली है, इन्होंने खुद बनाई हुई है। वो आप उसका आज भी लेबोरेटरी करवा लें और वो जैली निकलेगी। मेरा भाई लंदन जा रहा था, उसे पकड़ के एयरपोर्ट से रात को 11 बजे 9 मई को बोर्डिंग पास क्लियर कर लिया था। वो लंदन जा रहा था अपने एक बिजनेस मीटिंग के लिए, और इन्होंने पकड़ के 9 मई में डाल दिया और उसके साथ तशद्दुद करके ये जुल्म और ज्यादती की, और उसकी रिकॉर्डिंग करवाई गई है। रिकॉर्डिंग है नहीं। ठीक है राणा साहब, आप कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है उसका हवाला दे रहे थे, वो आपकी आवाज सही तरह से हम तक नहीं पहुंच सकी, कट कट के आवाज आ रही थी। जी, कोर कमांडर मीटिंग में मौजूदा हालात में जो दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी जो उनके सूरतकार हैं, और जो अफवाज पाकिस्तान के बेटे इन 5-6 महीनों में तकरीबन 250 के करीब जो शहीद हो चुके हैं, ये तमाम हालात का जायजा लिया गया। और जो अपेक्स कमेटी की मीटिंग होती रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम स्टेक होल्डर्स,
उसका जायजा लिया गया है। और वहां पर जो फैसिलिटेटर हैं, वो बलूचिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब एनी हो, कोई भी एरिया हो, तो जो वहां पर ग्रुप हैं उनके ताने बाने कहां मिलते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि जनरल आसिम मनीर साहब की क़यादत में हम दहशतगर्दों का डट के मुकाबला कर रहे हैं और फैसिलिटेटर को हम किसी सूरत माफ नहीं करेंगे, और तमाम जो सोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने का फैसला किया है, और ज़रबे अज़बे इस्तेहकाम के लिए 40 अरब रुपए एमरजेंसी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू करने का फैसला किया गया। ये तमाम पॉइंट्स वहां पर डिस्कस हुए हैं, और मैं समझता हूं कि कोर कमांडर मीटिंग, अपेक्स कमेटी की मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, और आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, इसमें यही फैसले किए गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है। मूडीज की रिपोर्ट और उसके बाद फिश की रिपोर्ट जो है वो आगे की तरफ जा रही है। यही बात जो है ये पीटीआई वालों को पेट में दर्द उठ रहा है कि ये पाकिस्तान आगे की तरफ क्यों जा रहा है। ठीक है, ये IMF के साथ तो सारी मस्ती इन लोगों ने की थी। यही नियाजी कहता था कि मैं खुदकशी कर लूंगा, उनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, तो फिर IMF से मुज़ाकरात भी किए और मुल्क की तबाही और बर्बादी भी की। ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। शहजाद फारूक साहब, अभी जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ के रहनुमा मौजूद हैं, और दोनों पार्टीज़ के अंदर जितने भी डिफरेंसेस थे उस हवाले से, और फिर आगे किस तरह से चलना है मुख्तलिफ मामलात के अंदर, तो उनकी कल जो मीटिंग हुई है वो बड़ी अच्छी रही। इवन के जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा थे, जिनमें नदीम अफजल चंद साहब थे, मुर्तज़ा हसन थे और बाकी थे, सब ने मरियम नवाज़ जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और जो उनका एजेंडा है और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जिस तरह से वो आगे बढ़ रही, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। तो आप लोगों के लिए कोई परेशानी का बायस है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो गए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, और उस कमेटी के अंदर जो भी मसला होता है उसके अंदर जाता है, दोनों पार्टीज़ के वो रहनुमा उसके अंदर बैठते हैं और मिल बैठ के अपने यानी मसाइल का हल निकालते हैं। तो इससे आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, या ये बहुत अच्छा हो रहा है पंजाब के लिए? हमें शेख साहब कोई परेशानी नहीं है। ये इनको यही दो पार्टियां जो हैं, यही हमारे पिछले तकरीबन 40 साल के मुल्क, 40 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, मुल्क को बर्बाद कर दिया इन्होंने। इधर से पैसा उठा के सब अपने बाहर मुल्कों में, किसी ने दुबई, किसी ने लंदन में इकट्ठा किया हुआ है। तो इस तरह कभी आपको पता है कि चोर और डाकू मिल के खा सकते हैं। शहजाद फारूक साहब, ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, आप किसी को भी कह सकते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, मतलब एविडेंस के साथ बात की जाए तो वो जरा ज्यादा मुनासिब रहेगा। तो पूरे पाकिस्तान के पास है, पूरी दुनिया के पास है। किसको नहीं पता कि जरदारी साहब डाकू है, किसको नहीं पता कि नवाज शरीफ का पूरा टप्पा। ये तो वो बातें हैं जो आपके लीडर जलसों में करते हैं, तो सियासी बातें हैं यार। आप इंशाल्लाह आपके स्टूडियो आएंगे, आपको प्रूफ देंगे और चीजें देंगे, बैठ के सारी चीजें क्लियर करेंगे। पूरे पाकिस्तान के पास प्रूफ है। इसीलिए 8 फरवरी को लोगों ने इनको वोट की जगह क्या दिया है आपको पता। मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ये तो कोई 2 चुल्लू पानी का ले उसमें डूब कर मरे। इनको शर्म नहीं आती कि किस तरह की इन लोगों ने हुकूमत बनाई हुई है। राना साहब, आपकी मर्जी है, अगर आप उनको रेस्पॉन्ड करना चाहें तो, नहीं तो मैं आपको एक सवाल कर देता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो वर्किंग रिलेशनशिप है ये कितनी अहम है हमारे सूबे के लिए? ये बेशरम और बगैरतों का टोला है। 190 पाउंड में तो न्याजी पकड़ा गया यार। बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती कि पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा जाना था तो डाकुओं ने डाका मार के पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा अपने खाते में डालकर अल कादर ट्रस्ट के नाम पे 500 कनाल जगह ले ली। ये फिर पिंडी रिंग रोड बना तो न्याजी और टोला ने कोई 500 अरब का वहां पर डाका मारा। फिर बिलियन ट्रीज खैबर पख्तूनख्वा में इस न्याजी ने शुरू किया, वो डाका मारा। फिर BRT हमने 100 अरब में 3 मेट्रो बसें चलाई, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी। और इस बेशरम टोले ने, इंटरनेशनल गैंग डकैत ने 135 अरब में पेशावर की मेट्रो बस बनाई और वो आज भी नहीं चल रही। ये वो गैंग है और इनको शर्म ही नहीं आती कि सरेआम डाके भी मारते हैं,
तोशाखाना के अरबों रुपए के तोहफे ले गए और सऊदी अरब के हुक्मरानों ने, वली अहद साहब ने जो खाना काबा के मोनोग्राम वाली घड़ी दी उसको भी बेच गए। इतने बड़े डकैत और बेशरमों का टोला है। और ये देखें कि ये मुस्लिम लीग नून और पार्टी से लोगों को लेकर अपनी, ये शाहमूद कुरैशी कौन है, ये फवाद चौधरी कौन है, ये उमर अयूब कौन है, ये वही चूचू का मरब्बा है जो तमाम पार्टियों ने धत्कारा, जो करप्ट लोग थे हमने निकाले तो ये एक टोले का सरगना न्याजी बन गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला टोला आज बूट पॉलिश नहीं, बूटों को चूम रहे हैं और दिन रात मनते मान रहे हैं कि हमें जूते चूमने का शर्फ मिल जाए और हमें पुराना रोजगार मिल जाए, जो नहीं मिलेगा। आप लिख लें, ये मुल्क के दुश्मन है, ये मुल्क के आइन ठीक है राणा साहब, शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। दुश्मन है शहजाद साहब, ये सिर्फ नहीं, शहजाद साहब ये सिर्फ राणा साहब की राय नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स मौजूद हैं। इवन के जब पीटीआई तश्कील में आई थी उस वक्त के वो लोग कहते हैं हमें नजरअंदाज किया गया और इस वक्त जो है वो पैराशूटर्स ऊपर आ गए। ये वो गैंग है जो छुप के सरेआम डकैती मार रहा है। ये अलीमा बीबी को हमने तो नहीं कह दिया, और वो कहते हैं कि हमारा टोला जो बाहर है वो समझता है कि न्याजी अंदर रहे ताकि हम बाहर जाके मारते। ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया, शहजाद साहब को बोलने दीजिए। आपका पॉइंट आ गया राणा साहब। जी शहजाद साहब, क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने नहीं समझ आने दी, क्या कह रहे थे। मेरा सवाल ये था कि जो राणा साहब ने कहा कि आपकी पार्टी के ऊपर पैराशूटर्स आ गए, वो लोग आप लोगों ने अपने ओहदों के ऊपर बराजमान कर दिए जिनको हमने निकाला था। तो आपकी यानी पीटीआई के जो यानी बानी कारकुन थे, जो वोटर्स थे, जो शुरू में पीटीआई के साथ चल रहे थे, उनके लिए तो पीटीआई के अंदर कोई जगह नहीं है। आप ये देखिए कि लाइमलाइट के अंदर जितने भी आप लोगों के लीडर्स हैं वो सारे वही हैं जो दीगर सियासी जमातों से आए हुए हो। अकबर एस जैसे लोग और बाकी लोग वो तो बेचारे रुल गए। शेख साहब, इन्होंने तो पूरी कोशिश की कि हमारी पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाए और पीटीआई कहीं मिले ना। इन्होंने पूरी कोशिश की। ये वह जमात है पाकिस्तान पीटीआई के। इन्होंने तरीके इंसाफ को कहीं का छोड़ने का प्लान कर रखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये आज भी उससे ज्यादा मजबूत खड़ी है। इन्होंने लोगों की आज तक, जब से पाकिस्तान बना, इतना जुल्म आपने नहीं देखा होगा। लोगों के घरों में जाके इन्होंने औरतों के साथ तशद्दुद किया। लोगों के, हमारे घर का एक हमारा बच्चा जो को पुलिस ने सेफ अलमारी तोड़ी, गालियां दी, एलसीडी तोड़ी, बच्चों को थप्पड़ मारे और बच्चा हमारा इसी वजह से अमार शहीद इनकी वजह से हुआ। ये इस तरह के जालिम है कि औरतें मजबूर होगी तो किस तरह फिर कौन सियासत ऐसी करेगा। बड़े लोग हैं ऐसे जो सियासत ही छोड़ गए कि हर किसी को इज्जत प्यारी है, हर कोई चाहता है कि पहले इज्जत बाद में सियासत या बाद में कोई और बात। लेकिन इन्होंने लोगों की चद्दर और चारदीवारी का तकद्दुस इन्होंने इंतहा बर्बाद कर दिया। पीटीएफ ने जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं आप सबके सामने है। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पुराने लोग आज भी हमारी जमात में आना चाह रहे हैं। वो आज भी हमें कहते हैं कि किसी तरह हमें मौका दो, हम मीडिया पे बैठ के कम से कम बात कर सकें, हम पीटीआई में आना चाहते हैं। हमारे लीडर जो बहादुर लीडर है आज भी जेल में बैठ के शेरों की चीतों की तरह डटा हुआ है और वो कहता है कि मैं पाकिस्तान। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया शहजाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। हम पुराने लोगों को वापस नहीं लेंगे और हमारी सारी नई क़यादत होगी। इन्होंने कब्जा किया हुआ है, दादा पोता भतीजी बेटा खुद ही सारी पार्टी पे। तो लोग इनको छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आज तक कभी सुना है कि हुकूमत इक़्तिदार में हो तो लोग छोड़ के जाएं? ये इनकी कारकर्दगी। सही है। राणा साहब आपकी तरफ आते हैं, जहां से बात शुरू की गई थी उसी बात को फिर से दोहराते हैं। अगर दोनों पार्टीज के जो रहनुमा है या दोनों पार्टीज की जो सोच है उसके अंदर कोई लचक नहीं आएगी तो डायलॉग क्या मामला बिल्कुल आगे बढ़ेगा ही नहीं। नहीं शेख साहब, मुज़ाकरात होते हैं और बिल्कुल हम पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन एक जो डिजिटल दहशतगर्दों का सरगना हो, जो हसन रऊफ ने बात की, अगर इनका सोशल मीडिया अमेरिका में ऑपरेट हो रहा है और इनके हमदर्द इंडिया और अफगानिस्तान में बैठकर हमारे मुल्क पर हमला आवर हों
हमारे इदारों पर हमलावर हों, राणा साहब टारगेट करें। बात जल्दी मुकम्मल कीजिए, टाइम खत्म होता जा रहा है, बात को जल्दी मुकम्मल कीजिए, टाइम खत्म। हमारी सरहदों को टारगेट करें तो ऐसे गैंग से क्या मजाकरात करें? पहले ये 9 मई पे माफी मांगे, ये कौम के साथ जो जुल्म किया उस पर माफी मांगे, और आगे जाकर अपने आप को पेश करे कानून के सामने, तो बिल्कुल इनको माफी मिल जाए तो हमें कोई हर्ज नहीं। हम समझते हैं कि ये आज जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर डाकाजनी कर रहे हैं, वहां बैठकर अदारों की तज़हीक करते हैं और जो जस्ट करते हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनका चीफ मिनिस्टर, इनके एमएनए एमपीए जो हमारी फोर्सेस के कातिल हैं, जो फौज पाकिस्तान के नौजवानों के कातिल हैं। राणा साहब हमारा वक्त खत्म हो गया है, राणा साहब हमारा वक्त खत्म हो गया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने टीवी टुडे से बात की, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।